आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज है हमारा इंश्योरेंस स्पेशल और ये बात गौर करने लायक है कि टर्म इंश्योरेंस हम में से ज्यादातर लोग लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस की सम अश्योर्ड रकम परिवार के लिए काफी हो आपके जाने के बाद। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी सावधानी रखने के बावजूद सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेकर हम गलती कर देते हैं? यह भी जानना जरूरी है कि देश में एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीमारियां, खासतौर पर क्रिटिकल इलनेस में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में क्या आपको कभी ख्याल आया कि क्रिटिकल इलनेस की रिकवरी और फिर एक्सीडेंट के बाद की डिसेबिलिटी पर क्या होता है, आपकी सहायता कैसे होती है? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस यहां तो काम नहीं आएगा, तो इसके लिए एक खास इंश्योरेंस यानी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है और इसी की बारीकियों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ये हम तमाम दर्शकों को बोलते हैं, बड़े बड़े एपिसोड्स हमने किए हैं। कैसे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेनी चाहिए, इस पर भी हम दर्शकों को बार बार इंफॉर्मेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी, निवेश से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन शायद ये एक इसका कह सकते हैं एक धड़ा है जो कि बहुत लोगों के लिए बिल्कुल अनजान है कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जैसा भी कोई इंश्योरेंस है, एक ऐसी पॉलिसी है जो कि बुरे समय में, मुश्किल भरे समय में मदद दे सकता है। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? वेल स्वाति, आपने एकदम सही कहा कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो पहला स्टेप उसका जो है वो है इंश्योरेंस। आपका एक ढंग से आपको एक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाना है। अब हम ये बात करें कि आपको एक अच्छी तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है इंश्योरेंस का, तो उसमें आनी क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो पहली आपने बात की टर्म प्लान की, जो अक्सर बात किया गया है, लोग समझने लग गए हैं और अपने आप को इंश्योर करने लग गए हैं। सो टर्म इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि अगर एक कमाता हुआ इंसान कि अगर कोई अनटाइमली डिमाइस हो जाती है, अनटाइमली डेथ होती है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो अगर हम ये टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अचानक उन्हें कुछ हो जाए, तो जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हैं, ये अनटाइमली डेथ दो कारणों से हो सकती है। एक है एक्सीडेंट की वजह से और दूसरी है अगर कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से। सो इन दोनों पहलुओं को हम अलग अलग समझेंगे। पहले हमको ये समझना है कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई इंसान की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षित रखने के लिए आपने टर्म प्लान ले लिया। अगर हम आंकड़ों पे जाएं, जो अपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो आंकड़े आते हैं हर साल के, उनको अगर हम एनालाइज करें तो उसके डेटा ऐसा आता है कि हर एक मिनट में एक फेटल रिपोर्टेड एक्सीडेंट है। मतलब हर देश में कहीं ना कहीं हर एक मिनट में एक ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है जो काफ़ी फेटल है और रिपोर्ट किया जा रहा है। तो और उसी आंकड़ों को आगे जाके देखें तो 1 in 4 एक्सीडेंट्स, मतलब 4 में से एक एक्सीडेंट से लीड्स टू डेथ। मतलब जिनका एक्सीडेंट हुआ उनमें से 4 लोगों में से एक जन की मृत्यु हुई है। तो हम ये समझते हैं कि जो एक इंसान था उनकी टर्म प्लान है और उनकी फैमिली फाइनेंशियली सुरक्षित है। लेकिन बाकी 3 का क्या हुआ? जो 4 में से हम बोल रहे हैं सिर्फ एक इंसान की डेथ हुई है, तो बाकी 3 का क्या हुआ? तो उन तीनों का, क्योंकि एक फेटल एक्सीडेंट है, क्योंकि एक रिपोर्टेड एक्सीडेंट है, 3-4 चीजें हो सकती है। एक है कि या तो वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब कि जब आपके 2 अंग नहीं रहते, आंख, हाथ और पैरों को अंग कहा जाता है, लिम्स कहते हैं, और आपके कोई भी 2 लिम्स नहीं है तो आप परमानेंटली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका एक लिम्ब नहीं है तो वो पार्शियली परमानेंटली डिसेबल्ड कहते हैं, तो विच इज पार्शियली डिसेबल्ड हो गए। मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं है, आपके सब अंग, लिम्स हैं वो सलामत हैं, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट अगर फेटल है तो आप अगर फ्रैक्चर है या कोई और दूसरी तरह की इंजरी है तो आपको एक बेड रेस्ट कहा जाता है कि आपको लेना ज़रूरी बनता है, जिससे आप काम, अपना वर्क परस्यू नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये जो फ्रैक्चर रिकवरी है या इंजरी की रिकवरी है वो 6 महीना, 8 महीना, साल भर भी लग सकता है। अब ये सवाल उठता है कि उन 6 महीनों में या 8 महीने में जब आप बेड रिडन है, आप काम नहीं कर सकते, आपकी इनकम का क्या होता है? आपके लोन्स, EMIs, घर के खर्चे जो हैं वो सब चलते रहते हैं। उसी प्रकार जो हम टर्म प्लान की बात करें कि अगर आप नहीं हैं तो ये सिचुएशन ऐसी एक हो जाती है कि जब आप एक लिविंग डेड सिचुएशन में आते हैं तो इस टाइम पे टर्म इंश्योरेंस ने आपको पैसे नहीं दिए हैं क्योंकि आप अभी भी जीवित हैं। तो ये सिचुएशन, जैसे हमने कहा, एक लिविंग डेड सिचुएशन है जिसमें आपको पैसों की जरूरत है
क्योंकि आपको अपने आप पे खर्चे की जरूरत है। आप जब तक जीवित हैं तब तक आपको पैसों की जरूरत है। तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इस कैटेगरी को फुलफिल करता है। और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज ये एक काफी अरसे से मार्केट में है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, हर्षवर्धन, इसी पर मैं आपसे जानना चाह रही थी नहीं गया है कि तो मार्केट में ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अब गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद कोई डिसेबल हो जाए। अब उसमें 3 केसेस हो सकते हैं किसी के साथ, जैसा हर्षवर्धन ने मेंशन किया। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो सकती है कि मतलब आप सक्षम ही नहीं हैं अब कुछ अपना काम करने के लिए। दूसरा पार्शियल डिसेबिलिटी। तीसरा यह है कि टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, जो कुछ समय के बाद, महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ठीक हो जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति में यही जानना चाह रहे हैं कि ये कितना पॉपुलर है अब आपकी समझ में, या आपके पास अगर कुछ आंकड़े हैं, कितने लोग वाकई इस तरीके का इंश्योरेंस लेते हैं, इस तरीके की पॉलिसी लेते भी हैं? स्वाति, इसकी जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो इतनी पॉपुलर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि या तो इसे ढंग से मार्केट नहीं किया गया है, या तो इट्स जस्ट दैट कि ये प्रोडक्ट को निगलेक्ट किया गया है, जिसमें इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर हम इसके फीचर्स में भी जाते हैं, ये समझने के लिए जाते हैं कि इसमें अभी ये तो हमने प्रॉब्लम्स बता दी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें हम अगर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं इतने कंपेटिटिवली प्राइस्ड हैं कि आप टर्म प्लान के बराबर ही है। मान लीजिए अगर एक इंसान अगर एक 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं, उनका सालाना कॉस्ट करीबन 6,000 रुपये आता है। 50 लाख का कवर आपको अगर 6,000 रुपये में मिल रहा है तो 500-600 रुपये महीने की बात कर रहे हैं हम। तो इतना तो हर इंसान अपने आप पे खर्चा कर सकता है। और अगर हम फीचर्स में जाते हैं कि इसका स्कोप ऑफ कवरेज एक्चुअली क्या है, कि हमें कुछ होने से क्या मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके अगर बता दूं। पहली है कि क्योंकि ये एक एक्सीडेंट रिलेटेड पॉलिसी है, ये इफेक्ट में तभी आती है जब एक एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है इंसान की तो 50 लाख, अगर हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 50 लाख रुपीस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ में अगर डेथ होती है तो 50 लाख रुपए परिवार को दे दिए जाते हैं। इन एडिशन टू जो टर्म प्लान आपने ले देखा है तो वो एक अलग चीज हो गई, और एक्सीडेंटल डेथ की वजह से 50 लाख परिवार को मिल जाता है। अगर डिसेबिलिटी पे आते हैं अभी हम, यही पॉलिसी में अगर आपके परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, विच मीन लॉस ऑफ 2 लिम्स, तो 50 लाख रुपए आपको आपके हाथ में दे दिए जाते हैं जब आप जीवित हैं। तो आप इस पैसों से अपने आगे का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन पार्शियल टोटल डिसेबिलिटी, जैसे हमने कहा कि लॉस ऑफ 1 लिम्ब, तो आपको 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड, इस उदाहरण में आपको 25 लाख रुपए आपके हाथ में दे दिए जाते हैं ताकि आप अपने आगे के फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर लें। और तीसरा और बहुत अहम जो फैक्टर है वो ये है कि आपकी कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हुई है, लेकिन आप ऐसी तरह से बीमार हैं या इंजर्ड हो गए हैं कि आप बेड रिडन हो गए, आप काम परस्यू नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपके लॉस ऑफ इनकम है। इसमें इस पॉलिसी में एक प्रोविजन है जिसमें आपको हर वीकली एक कॉम्पनसेशन दिया जाता है आपकी इनकम को ध्यान में रखते हुए, जो 10,000 या 20,000 रुपया वीकली हो सकती है, जो आपकी इनकम है वो आपको रिप्लेस करती है। तो अगर मान लीजिए 6 महीने तक आप बेड रिडन है, आप काम पे नहीं जा सकते, सैलरी तो 6 महीने तक आपको आने वाली है नहीं, तो आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो वीकली कॉम्पनसेशन से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ और इसके पहलुओं पर बात करेंगे हम, क्योंकि आज बात करें डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर की, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद एक ऐसा समय जिसमें कई लोग डिसेबल हो जाते हैं, और या तो फिर कोई बीमारी के बाद एक ऐसा समय जब काफी लंबा रिकवरी प्रोसेस होता है, तो आपको एक डिसेबिलिटी कवर की जरूरत पड़ती है। कितनी जरूरत है, कितनी जरूरी है, ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। और आगे चर्चा बढ़ा उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइव है, जम्मू से रिफत जी। रिफत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? मेरी एज 44 है। जी 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 मैडम। सबसे इंश्योरेंस कौन सी अच्छी पॉलिसी है? हाँ, अपना सवाल एक बार रिपीट फिर से कर दीजिए, हम सुन नहीं पाए थे आपको। आई मीन टू से कि मेरी एज 44 है। ओके। तो इस वक्त मुझे इस एज में कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने कोई पॉलिसी नहीं ली है, ना लाइफ इंश्योरेंस, ना कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं की है। ना मतलब ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी प्रकार की आपने अब तक कोई पॉलिसी ही नहीं ली है? जी नहीं। ठीक है, आप अपने लिए कह रही हैं, और परिवार में बाकी लोगों ने तो ली होगी पॉलिसी कोई? नहीं, परिवार में मैं ही
मतलब मैं चाहती हूँ अपने लिए मैं लोन, ताकि बच्चों को आगे फायदा हो उससे। ओके, तो हर्षवर्धन बताइए, 44 इयर्स की है रिफत, परिवार में पति हैं, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब तक इंश्योरेंस इन्होंने किसी भी प्रकार का नहीं कराया है। तो पहले इनको एडवाइस कीजिए क्या करना चाहिए। 44 साल इनकी उम्र है और कैसी पॉलिसी इनके लिए इस स्टेज पे सही है। वेल रिफत जी, आपकी जो इंश्योरेंस, पहले तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। इंश्योरेंस कभी भी कोई फायदे के लिए नहीं लिया जाता। इंश्योरेंस उसी पर्पस के लिए लिया जाता है कि ताकि जो आपका नुकसान हो रहा है या होने वाला है उसके सामने आपको एक प्रोटेक्शन मिले। सो अगर आप एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, विच मीन्स कि आप एक इनकम जनरेट कर रही हैं अगर, तो आपको बीमा की ज़रूरत है, लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे, कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, आपके हस्बैंड अगर काम करके उनकी सैलरी या उनके बिजनेस से इनकम आ रही है, तो अगर कोई कारण से आपको कुछ हो जाता है तो फाइनेंशियल लॉस फैमिली को नहीं है। इमोशनल लॉस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं है। सो ऐसी स्थिति में आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। एक इंश्योरेंस जो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए वो है मेडिक्लेम। अगर कोई भी कारण से हॉस्पिटलाइजेशन होता है, बीमारी की वजह से, इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, अगर आपको या आपके परिवारजनों को अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका खर्चा प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक मेडिक्लेम पॉलिसी अपने परिवार के लिए लेनी चाहिए। इसमें आप बच्चे भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि बच्चों को भी कभी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो आपके घर खर्च पे या आपकी जो इनकम है या आपकी जो सेविंग्स है उस पर असर नहीं आए। तो मेरी सलाह ये है, जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनका आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे टर्म प्लान के जरिए। और हम जो डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस की बात कर रहे हैं, ये भी आपके सिर्फ अर्निंग मेंबर्स के लिए ही है। जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं उनके लिए मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है। तो रिफत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एक मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर आप अपने लिए लीजिए, क्योंकि आप ये जानना चाहती थी कि कौन सी किस प्रकार की पॉलिसी अभी आप ले सकती हैं। तो क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, नॉन अर्निंग मेंबर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो वर्किंग होंगे या बच्चे जितने भी बड़े हैं, इसकी जानकारी अभी फिलहाल हमें नहीं है, लेकिन उनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। लेकिन आपको अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी, अगर कल को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, किसी तरीके का कवर की जरूरत पड़े, तो वो भी आप उसमें कवर कर सकती हैं। चलिए, रिफत जी से तो बात हो गई, लेकिन कुछ और कॉलर से बात करेंगे, लेकिन चर्चा पर भी वापस आते हैं। तो अब तक हर्षवर्धन हम यही बात कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर की जरूरत क्यों, क्योंकि डिसेबिलिटी की 2 वजहें होती हैं। कई बार बीमारी से आप डिसेबल हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी हो जाती है। और एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी के दौरान या तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी या फिर टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, और एक ऐसा समय जब आपके पास हो सकता है कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हर्षवर्धन यही सामने आता है कि ऐसी कोई पॉलिसी, एक्सीडेंट कवर पॉलिसी को राइडर के रूप में लिया जाए या फिर एक स्टैंड अलोन पॉलिसी सही है। आपने बहुत अच्छा और सही सवाल पूछा, क्योंकि हमने ये तो बता दिया आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, लेकिन किस प्रकार से लें। इसमें 2 तरीके के ऑप्शंस हैं आपके पास। एक है जब आप अपनी टर्म लाइफ पॉलिसी खरीदते हैं या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है आपको कि आप एक डबल एक्सीडेंट बेनिफिट या एक्सीडेंट राइडर अपनी पॉलिसी में जोड़ लीजिए। तो आपके पास एक वो विकल्प है जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अगर आप फीचर्स में जाएंगे, आप अगर एक्सीडेंट राइडर के रूप में लेते हैं तो एक्सीडेंट के जो राइडर्स हैं उसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ पे मिलता है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको अगर परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्पररी डिसेबिलिटी है उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता। तो अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज मिलती है, मतलब अपने आप में एक पॉलिसी है, ये एक राइडर के रूप में आपको लेने की जरूरत नहीं है। और जो स्टैंड अलोन पॉलिसीज हैं ये आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, और उनकी जो पॉलिसी है वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आपको जो हम सारे फीचर्स की बात किए हैं कि परमानेंट डिसेबिलिटी पे क्या मिलता है, पार्शियल डिसेबिलिटी पे, और वो वीकली कॉम्पनसेशन, ये सारी जो फीचर्स हैं ये आपको एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे मिलती है। तो मेरी सलाह ये हमेशा रहेगी कि अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर, कोई भी इंसान अपने लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, आप उसे राइडर के रूप में ना लें। एक कारण, मुख्य कारण यह है कि उसके जो फीचर्स आपको अगर स्टैंड अलोन पॉलिसी के कंपैरिजन करते हैं तो स्टैंड अलोन पॉलिसीज का ज्यादा बेटर है। दूसरा कारण यह है कि कभी भी अगर कोई कारण से डिस्प्यूट उठता है, आपने अगर राइडर के रूप में अपनी लाइफ इंश्योरेंस के साथ में ले रखी है और कभी ऐसे डिस्प्यूट उठता है तो आपका क्लेम अटक सकता है, ये प्रूव करने के लिए कि एक्सीडेंट था कि नहीं।
मतलब अगर एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी है तो वो बेटर है कि आप एक स्टैंड अलोन मतलब अलग से पॉलिसी लें, वो बेटर रहेगा रादर देन टेकिंग अ राइडर, क्योंकि डिस्प्यूट के टाइम पर राइडर लेंगे तो वो दोनों पॉलिसीज का आपका जो क्लेम है वो अटक सकता है। एक स्टैंड अलोन पॉलिसी अगर होगी तो कम से कम थोड़ा आपको वहां पर कॉम्पनसेशन जरूर मिल सकता है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर भी हमारे साथ लाइव हैं कोलकाता से, राकेश जी। राकेश जी, स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है ICICI का। ओके। उसमें मैंने रीडर के थ्रू एक्सीडेंटल डेथ कवर लिया है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं लिया है, सिंपल ऐसा ही लिया था। और मेरा मैम 2 LIC है, जीवन आनंद और जीवन सरल, जिसका प्रीमियम ईयरली 7,000 टोटल 14,000 करके जा रहा है। एक्चुअली मैम मेरा क्वेरी ये है कि मेरा टर्म इंश्योरेंस क्या सही है, क्या इसमें डिसेबिलिटी का आपने जो प्रोसेस बताया वो ऐड करना जरूरत है? और सेकंड क्वेरी है मैम, मेरा जो LIC है मैं एक्चुअली वो बंद करना चाह रहा था, और बंद करके मैं दूसरी कोई शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ फंड में मैं निवेश करना चाह रहा था इस अमाउंट को। कितना अमाउंट है सर वो आपका? मैम इसमें टोटल 2 LIC में 14,000 करके जा रहा है, 7,000 करके, जीवन आनंद और जीवन सरल। इसके अलावा कोई और पॉलिसी है आपकी सर? मतलब आप LIC, जीवन आनंद, जीवन सरल दोनों को बंद करना चाहते हैं और ये 40,000 की रकम कहीं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू लगाना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं म्यूचुअल फंड में ये वो पैसा निवेश करना चाह रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू तो मेरे पास ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस है उसमें एक्सीडेंटल डेथ, इसलिए मैं मतलब LIC का जो प्रोजेक्ट है वो मैं एक्चुअली बंद करना चाह रहा था। तो एक्सीडेंटल डेथ कवर है आपके पास, आप कह रहे हैं, तो डिसेबिलिटी कवर आपको लेना चाहिए कि नहीं? इसमें क्या एड ऑन्स होने चाहिए, आप ये जानना चाह रहे हैं? आप क्या काम करते हैं सर? मैम मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। ओके, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हर्षवर्धन राकेश जी, और सवाल तो आपने सुन ही लिया। 2 पार्ट है इनके। अब टर्म इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट डेथ कवर है, उसके साथ हमारे टॉपिक के हिसाब से और क्या इनको एड ऑन्स क्या और करना चाहिए, और बाकी जो 2 पॉलिसी से बंद करके SIP करें क्या? राकेश जी, आपने जो टर्म प्लान ले रखा वो सही है। जैसे हमने अभी बात की थी कि एक्सीडेंटल अगर आप राइडर के रूप में ले रहे हैं तो उसमें एक तो फीचर्स कम है और दूसरा जो कॉस्ट है वो लगभग सेम रहता है जब आप एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लेते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपने ले रखी है तो कोई इशू नहीं है, हम उसे निकालने की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस सही तरीके से खरीदना है तो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से आप स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हैं। वो आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कवर देगा इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी की वजह से लॉस ऑफ इनकम है तो वो आपको वहां मिलेगा, राइडर के रूप में नहीं मिलेगा। तो वो एक आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की तरह वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में। दूसरा सवाल आपका ये था कि आपको जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है, आपकी LIC की जीवन आनंद और जीवन सरल पॉलिसीज हैं, यस डेफिनेटली ये बात हम हमेशा कहते आए हैं कि अगर रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। अगर आप 20 साल की पॉलिसी ले रखे हैं तो 20 साल की अगर आप इक्विटी में SIP के जरिए निवेश करते तो आपको जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं या जो मैच्योरिटी पे आपका फंड वैल्यू होगा 20 साल बाद, वो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कई ज़्यादा होगा जो आपको इंश्योरेंस में मिलेगा। वो इट्स नॉट अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके डिसीजन सही है कि आप अगर इस पॉलिसी को अभी बंद करते हैं और इसके जो पैसे हैं वो SIP के जरिए इक्विटी में करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ओके सर, ठीक है। राकेश जी, आपको होपफुली अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है। और क्योंकि अब तक हमने बात की है डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट की, अब डिसेबिलिटी ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिजीज या इलनेस, उसकी हम बात करते हैं हर्षवर्धन, कि कोई अगर बीमारी हो जाती है, ऐसी बीमारी जिसमें रिकवरी पीरियड बहुत ज्यादा हो सकता है, 1 महीने से लेकर 1 साल या 2 साल तक भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? मेडिक्लेम तो उस वक्त तक के लिए है, लेकिन जो रिकवरी पीरियड होगा तब क्या? वेल एब्सोल्युटली स्वाति, अभी हमारा जो दूसरा कारण है कोई भी इंसान को डिसेबल होने का, वो है बीमारी। सो अगर हम बीमारी की बात करें तो पहले क्रिटिकल इलनेस को मेडिक्लेम पॉलिसी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो पहले इस चीज का डिफरेंशिएशन हम समझा दें। मेडिक्लेम ऐसी पॉलिसी है जो अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल का आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको रीइंबर्स होता है या कैशलेस में पेमेंट किया जाता है। सो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं उसका ध्यान रखने के लिए मेडिक्लेम है, विच मीन्स कि जो आपका एक्चुअल कॉस्ट था आपने या तो पैसा भरा है या तो आपकी लाइबिलिटी है।
अब क्योंकि हम क्रिटिकल इलनेस की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम क्रिटिकल इलनेस में आती क्या क्या चीजें हैं, आपके कैंसर आ गया, स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, आपका हार्ट अटैक, ये सारी चीज आप क्रिटिकल एलिमेंट मानते हैं। सो मान लीजिए अगर किसी इंसान को कोई क्रिटिकल इलनेस होती है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, अब ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो मेडिक्लेम ने दे दिया। अब जब वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, क्या वो तुरंत ही काम पे तुरंत जा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि क्रिटिकल एलिमेंट है, उसे रिकवरी पीरियड लगता है। अगर किसी की किडनी फेल हुई है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके घर में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो कल से काम पे जा सकते हैं? जी नहीं। अगर उन्हें ये रिकवरी पीरियड, उन्हें हो सकता है 6 महीना भी लगे, उन्हें 2 साल भी लग सकता है। तो अगर आप काम पे नहीं जा रहे हैं तो उस महीने की या उस पूरे पीरियड की इनकम कहाँ से आएगी आपके पास? तो ये चीज़ का प्रोविजन है जो आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं। अब क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स एकदम सिंपल है। अगर आप जो भी बीमारी पॉलिसी के अंदर लिखी गई है, अगर आप उस बीमारी से डायग्नोस होते हैं, मतलब आपके साथ ये हादसा हो चुका है, आप अगर 15 दिन या 30 दिन तक जीवित हैं, ये होने के बाद, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आता है, वो ट्रीटमेंट लेके हार्ट अटैक आने की डेट से 15 या 30 दिन तक, अलग अलग फीचर्स होते हैं पॉलिसी के, आप अगर वो पीरियड तक जीवित हैं, उसके बाद आपका जो सब इंश्योर्ड है वो आपको तुरंत हाथ में दे दिया जाता है। आपका एक्चुअल कॉस्ट मेडिक्लेम का क्या हुआ, आपके हॉस्पिटल का, वो सब के कोई इसका कोई मायने नहीं रखता। एक सम इंश्योर्ड आपको टोटल हाथ में दे दिया जाएगा। तो ये आप ऐसे प्लान करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी बीमारी होती है, आपको 2 साल आप रिकवरी पीरियड लग सकता है। तो 2 साल की इनकम कितनी है आपकी? मान लीजिए 50,000 रुपये महीने की है। आप क्या देखते हैं कि मुझे मैक्सिमम 2 साल लग सकता है रिकवरी पीरियड का, तो मुझे 12 लाख रुपए चाहिए जब तक मेरी इनकम नहीं आएगी। तो सम इंश्योर्ड जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का लेना होगा आपको, इस केस में आपको 12 लाख रुपए के लेना है। तो 12 लाख या आप उसे एक्सटेंड करके 15 लाख ले लीजिए, तो अगर 12 या 15 लाख की पॉलिसी आप लेते हैं तो आपको ये मालूम है कि अगर कोई बीमारी होती है, आप बाहर आते हैं हॉस्पिटल से, जब तक आप काम पे वापस नहीं जा सकते, आपके महीने के खर्चे इस पॉलिसी के पैसों से निकल जाएंगे। ओके, आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन हमारे साथ हैं दयानंद जी। दयानंद जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। कहाँ से हैं आप? बोल रहा हूँ मैडम जी, कहाँ से हैं सर आप? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। ओके सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा उम्र है 58। ओके, तो मैं तो नौकरी करता हूँ, तो मैं ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। कौन कंपनी प्रोवाइड करती है, कहाँ मिलेगा? मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, हर्षवर्धन जी बताइए। दयानंद जी 58 साल के हैं और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की बात करें, एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये पॉलिसीज देती हैं। इसमें आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस को देख सकते हैं, उसकी पॉलिसी अच्छी है, और दूसरी HDFC एयरगो जनरल इंश्योरेंस की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। इन दोनों में से आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ओके, एक और बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे हर्षवर्धन अब कि क्योंकि जब हम ड्यू टू किसी इलनेस डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगेन वही सवाल है, राइडर ले या एज ए स्टैंड अलोन? अगेन हमने एक्सीडेंट पॉलिसी के लिए सजेस्ट किया था कि आप एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लें, क्योंकि उसके फीचर्स ज्यादा बेटर हैं और उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, और डिस्प्यूट के टाइम पे आपका टर्म इंश्योरेंस का पेमेंट आपका रुकता नहीं है, पर टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और एक्सीडेंट का अगर डिस्प्यूट उठता है तो भी खाली उतने ही पैसे आपके अटके हुए हैं। क्रिटिकल इलनेस एक अलग पहलू है, इनफैक्ट टोटली ऑपोजिट है। अगर आप उसे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में अगर एक राइडर के रूप में लेते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। कारण ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल, अगर एक इंसान को कोई क्रिटिकल एलिमेंट हुई है तो वो, एंड इफ दैट लीड्स टू डेथ तो टर्म प्लान का पैसा मिल गया। इफ दैट डज नॉट लीड टू डेथ, उसकी वजह से अगर मृत्यु नहीं होती है, जो 15 या 30 दिन जीवित हैं, तो वो पैसे आपके हाथ में तुरंत आपके जीते आस्ते मिल जाते हैं। तो आप क्रिटिकल इलनेस को एक राइडर के रूप में डेफिनेटली ले सकते हैं, उसे स्टैंड अलोन की तरह नहीं लें तो भी ठीक है। कारण ये है, अगर स्टैंड अलोन वापस जनरल इंश्योरेंस कंपनी तो ऑफर करती हैं, उसमें और इसमें सिर्फ एक मेजर फर्क है। जहां आप राइडर के रूप में लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम आज आपने लिया है, 30 साल की पॉलिसी आप लेते हैं, तो वही प्रीमियम आपको 30 इयर्स तक भरना है। जनरल इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं, जो स्टैंड अलोन पॉलिसीज मिलती हैं, उसमें प्रीमियम मेडिक्लेम की तरह हर साल या हर एज ब्रैकेट के साथ चेंज होता है। आज आपने 30 साल की उम्र में ली पॉलिसी, आपका प्रीमियम मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी में आपको 3 या 4 हजार रुपए देना पड़ा। जब आप 35 साल क्रॉस करेंगे तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो उस प्रकार जब आप
45, 50 या 55 साल के होते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे जब हम लाइफ इंश्योरेंस के साथ कंपेयर करते हैं, आपने 30 साल की उम्र में पॉलिसी ली है, आपका जो प्रीमियम आज दे रहे हैं आप, वही आप 30 साल तक देंगे। सो ये एक बेनिफिट है जो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में राइडर के रूप में लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जहां प्रीमियम की बात कर रहे हैं, अगर 15 लाख की पॉलिसी एक 30 साल के इंसान अगर लेते हैं तो उनका प्रीमियम भी लगभग 6,000 रुपए आसपास आता है। ओके, वेरी क्विकली 30 सेकंड्स में आपसे मैं जानना चाहूंगी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशंस होंगे जिसमें शायद इंश्योरेंस कंपनीज भी मना कर दें। एब्सोल्युटली। सो अगर हम एक्सीडेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, सो ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, आप अगर ड्राइविंग है, रेस कार में हिस्सा लेते हैं, रेसिंग में, तो आपको ये सब पॉलिसीज नहीं मिलेगी, नेगेटिव लिस्ट में है। अगर आप माइनिंग में काम करते हैं, माइंस में, तो भी आपको नहीं मिलेगी। ये उनके लिए है जो एक ब्लू कॉलर है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में है, मैनेजरल वर्क में है, तो उनके लिए काम करती है। और ये पॉलिसीज नेगेटिव लिस्ट डेफिनेटली आती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ड्राइवर रेस कार्स हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, या एडवेंचर स्पोर्ट्स या माइंस वगैरह में काम करते हैं, तो आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के फायदे और उसकी खासियत लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए, मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।